Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक नया वीडियो देखते हैं 1.8 चेंजिंग नोशंस ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए इतिहास जो था उसकी बदलती अवधारणाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। It was suggested particularly by Western scholars that ancient Indians had no sense of history, but it was not true. It is not true. अब ये माना गया था कि जो प्राचीन भारतीय थे, ठीक है, उनको लिखना नहीं आता था, इतिहास लिखना उनको नहीं आता था, पर ये सच नहीं है। इट इज नॉट ट्रू। एक्चुअली इंडियन सेंस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वेस्टर्नर्स। अब देखिए वास्तव में भारतीय जिस तरीके से इतिहास लिखते थे वो पश्चिमी देशों के लोगों के लिखने के तरीके से अलग था। The people from the West recorded events in chronological order, while the ancient Indians wrote it in a different manner. अब देखिए जो पश्चिम के लोग थे, ठीक है, पीपल फ्रॉम द वेस्ट, वो क्या करते थे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो घटना जैसे हुई उसको उस हिसाब से वो लोग लिखते थे, ठीक है। लेकिन जो प्राचीन भारतीय थे वो क्या कर रहे थे? वो इसको दूसरे तरीके से लिख रहे थे। इट कैन बी सीन इन द टेक्स्ट कॉल्ड पुराणास, वेयर 4 डिफरेंट एजेस कॉल्ड त्रेता, त्रेता, द्वापर एंड काली आर मेंशन्ड। अब देखिए ये हम लोग कहाँ देख सकते हैं? ये हम लोग पुराण में देख सकते हैं, ठीक है। भारत में 4 पुराण होते हैं। एक होता है त्रेता जिसको सतयुग कहते हैं, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कली जिसको कलयुग कहते हैं। ये माना जाता है कि अभी हम लोग कलयुग में हैं। आगे देखिए, एंड इन ईच एज वी गेट डिटेल लिस्ट ऑफ रूलर्स एंड डायनेस्टीज। और हर एक काल में, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, उसके अपने राजा थे, ठीक है, राजवंश थे, शासक थे। Besides, a large number of inscriptions were being discovered. इसके साथ साथ इस युग में बहुत सारे आपको inscriptions मिलेंगे। These give genealogies of kings of various dynasties and also refer to their achievements. अब ये जो inscriptions है जिसके बारे में हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं, उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि अलग अलग प्रकार के जो राजा थे, ठीक है, जो राजवंश था, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, इसके बारे में हम लोग को इससे पता चलता है इंस्क्रिप्शन से। इट शोज दैट इंडियंस हैड द बेसिक नॉलेज ऑफ टाइम एंड स्पेस वेयर इवेंट्स वर टेकिंग प्लेस। इससे पता चलता है कि भारतीयों के पास यह जानकारी थी कि कौन सी घटना कब हुई, कहाँ हुई। आगे देखिए, मॉडर्न रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री began in 1765 when East India Company took control of Bengal and Bihar। जब हम लोग मॉडर्न रिसर्च के बारे में बात करते हैं, मॉडर्न रिसर्च मतलब आधुनिक खोज, किस चीज पर? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास पर। यह कब से चालू हुआ? 1765 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और बिहार पर अपना नियंत्रण बनाए। इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर द हिंदू लॉ, मनुस्मृति, द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1776। आप देखिए, ये तो आप जानते होंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आए थे और फिर भारत को वो गुलाम बना लिए थे। तो भारत में शासन करने के लिए, ठीक है, हिंदू लॉ, हमारा जो कानून था, उसमें मनुस्मृति जो हमारा प्राचीन ग्रंथ था कानून के ऊपर, इसको 1776 में अंग्रेजी में इसको अनुवाद किया गया, बदला गया, ट्रांसलेट किया गया।
These initial efforts of the British to understand ancient laws and custom culminated in the establishment of Asiatic Society of Bengal in 1784. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। अब इसमें 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया गया, जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या किए, जो प्राचीन भारत के प्राचीन कानून थे, जो रीति रिवाज थे, नियम थे, उनको वो लोग समझने की कोशिश किए। अंडर इट्स aegis and that of several other such societies, Hindu religious and classical texts were translated into English. अब इस समय बहुत सारे जो भारतीय धार्मिक जो ग्रंथ थे, जो क्लासिकल टेक्स्ट जो था, इसको बदला गया इंग्लिश में। ठीक है। The greatest impetus to Indological studies was given by Max Müller, a German-born scholar. अब उस समय मैक्स म्यूलर नाम के जो जर्मन के स्कॉलर थे, ठीक है, वो अपने स्टडी को बताए। ठीक है, आगे देखिए। Soon the British realized that they needed an intense knowledge of the Indian scriptures and social system to rule them better. अब अंग्रेजों को भारत पर राज करना था, तो वो ये बहुत जल्दी समझ गए थे कि भारत के जो स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, जो धर्म ग्रंथ हैं, जो सोशल सिस्टम है, जो समाज व्यवस्था है, इसको जानना पड़ेगा, इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी ब्रिटिशर्स को, ताकि वो भारतीयों पर अच्छे से राज कर सके। Even the Christian missionaries felt the need to know more about Indian laws and customs in order to convert them and help the British strengthen their rule. और फिर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो लोग भी इस चीज को समझे कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है, ठीक है, जो राज्य है, जो वो लोग हम लोग के ऊपर शासन कर रहे थे, इसको मजबूत बनाने के लिए भारत का जो कानून है, जो इसके ग्रंथ हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको हम लोग को समझना पड़ेगा, ताकि अच्छे से ब्रिटिशर्स राज कर पाए। आगे देखिए क्या बोल रहा है। While translating the text, Western scholars wrote about Indian unwillingness to change and they being accustomed to despotic rule. जब भारतीय जो ग्रंथ थे, जो भी भारत के ऐतिहासिक चीजें थी, उनको बदला गया, भारतीय लेखन को जब बदला जा रहा था, तब वेस्टर्न स्कॉलर्स, जो पश्चिम के विद्वान थे, वो लिखते हैं कि उन्होंने ये बताया कि जो भारतीय लोग थे वो परिवर्तन मतलब चेंज नहीं चाहते थे। ठीक है, और उनको आदत हो गया था कि अत्याचारी शासन के बीच में रहने का, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था और उनको इस चीज़ का आदत हो गया था, और वो इसके ऊपर आवाज़ भी नहीं उठाते थे। अत्याचार सहने का भारत का आदत था। In 1904, Vincent A. Smith wrote Early History of India. सन 1904 में विंसेंट ए स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब लिखे। इट वॉज द फर्स्ट सिस्टमैटिक हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। ये सबसे पहला प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसको सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से लिखा गया। In this book, his approach to history was pro-British and he tries to justify the British rule in India. अब ये जो किताब था, इसमें वो कोशिश किए थे कि वो ब्रिटिश के नज़रिए से, दृष्टिकोण से इसको देखे थे इतिहास को, और ये बताना चाहते थे कि भारत में जो ब्रिटिशर्स का जो रूल है, जो शासन है, वो सही है। It served as good propaganda material for the perpetuation of despotic British rules. अब इससे क्या हुआ कि अंग्रेज जो ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का जो शासन था, वो तानाशाही था। ठीक है, इसको बनाए रखने के लिए इस किताब को लिखा गया था। एक सोची समझी साजिश थी ये। आगे देखिए। The Indian scholars, especially those who had received Western educations,
were upset about the way the British were presenting Indian history to their advantage. अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, भारत का जो इतिहास था उसको अपने हिसाब से बदल रहे थे। तो वो लोग जो भारतीय विद्वान थे, खासकर वो जो पश्चिम से पढ़ लिख कर आए थे, ठीक है, शिक्षा प्राप्त की थी, वो देख रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो गलत कर रहे हैं, वो भारत के इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वह उसका लाभ उठा सकें। तो यह बात देख के जो भारतीय विद्वान थे वह दुखी हो गए। Aided by the nationalist ideas, some of them took upon themselves the task of rewriting history to show the world the true glory of Indian culture. अब देखिए, जो लोग थे जो ये चीज समझ रहे थे कि ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं, राष्ट्रीय भावना, नेशनलिस्ट आइडियाज, उनको अपने देश के प्रति जो उनकी भावना थी उससे वो प्रेरित हुए और वो क्या किए, वो भारत के इतिहास को जो है उसको वापस से लिखने का बेड़ा उठाए कि हम लोग, भारत का संस्कृति क्या था, सच्चाई क्या था, वास्तविक गौरव क्या था, उसको वो लिखना प्रारंभ किए। Two notable nationalist historians were R.G. Bhandarkar (1837 to 1925) and V.K. Rajwade (1869 to 1926), who reconstructed social and political history with the help of various sources. अब दो जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय इतिहासकार थे, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को राष्ट्रीय इतिहासकार कहते हैं। पहले थे आरजी भंडारकर, ठीक है, जिनका जन्म 1837 में हुआ था और मृत्यु 1925 में, और दूसरे थे वी के राजवड़े, जन्म 1869 और मृत्यु 1926 में। इन्होंने सामाजिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास को वापस से लिखा था बहुत सारे सोर्सेज, स्रोतों के जरिए। While doing so, they also attacked some of the social evils like child marriage and caste system and promoted widow marriage. अब देखिए, जब वो सामाजिक और राजनीतिक इतिहास लिख रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि समाज में बहुत सारे सामाजिक कुरीतियां हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, जैसे बच्चों का शादी करवाना। फिर भारत में आज भी कास्ट सिस्टम होता है, जाति प्रथा होती है। साथ ही साथ वह इस बात को जोर दिए कि जो विधवाएं होती हैं उनका वापस से शादी करवाया जाए, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो विधवाएं होती हैं उनको उनके पति के संग जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा कहते हैं। फिर इसको हटाया गया, फिर ये लाया गया कि जो विधवाएं हैं उनको वापस से शादी करने का मौका देना चाहिए। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीबी काणे 1880 to 1972 इज रिमार्केबल। पीवी काणे, जिनका जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु 1972 में, इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान, ठीक है। आगे देखिए, ही रोट अ मॉन्यूमेंटल वर्क एंटाइटल्ड हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। पीवी काणे जी ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। इट हाईलाइट्स द चीफ एलिमेंट्स ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको भारत की प्राचीन जो समाज की व्यवस्था थी उसके बारे में आप जान पाएंगे। आगे देखिए, these ancient scholars carefully studied ancient Indian text on polity to demonstrate that ancient Indians had a keen sense of administration. अब ये जो भारतीय विद्वान थे, इंडियन स्कॉलर्स, ये ध्यान से पढ़े थे भारतीय प्राचीन जो ग्रंथ है उनको, राजनीति के ऊपर, और ये बता पाए कि भारत के जो प्राचीन लोग थे उनको बहुत अच्छा जानकारी था प्रशासन का, देश कैसे चलाना है, इस चीज का उनके पास अच्छा ज्ञान था। डॉक्टर आर भंडारकर 1875 to 1950 an epigraphist published books on ancient Indian political institution. अब देखिए, डॉक्टर आर, माफ कीजिएगा, डी आर आर भंडारकर है ये,
DRR भंडारकर, जिनका जन्म 1875 में हुआ था और मृत्यु 1950 में। ये क्या थे? ये एक एपिग्राफिस्ट थे, ठीक है, जिसको पुरालेख कहते हैं। ये किताब पब्लिश किए थे किसके ऊपर? एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, प्राचीन भारत के जो आपके राजनीतिक जो संस्थाएं थी, इनके ऊपर इन्होंने किताब लिखा था। आगे देखिए, H.C. राय चौधरी, अब इनके बारे में हम लोग देखेंगे इन्होंने क्या किया। H.C. राय चौधरी 1892 to 1957 reconstructed the history of ancient India, and while doing so criticized V.A. Smith on many points। अब देखिए, H.C. राय चौधरी, ठीक है, इनका जो जन्म है वो 1892 में हुआ और मृत्यु 1997 में, माफ कीजिएगा 1957 में। ये क्या किए? ये हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, भारत का जो प्राचीन इतिहास था, ये आप लिखें। और ये V.A. स्मिथ द्वारा जो इतिहास लिखा गया था, इसका बहुत जगह पर आलोचना किया, क्रिटिसाइज किए, गलत ठहराए। A stronger element appears in the writings of R.C. Majumdar 1888 to 1980, who edited a multi-volume history and culture of Indian people। अब एक बहुत ही मजबूत एलिमेंट सामने आया आरसी मजूमदार जी के लेखन में। इनका जन्म 1888 में हुआ था और मृत्यु 1980 में, जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिखे थे। क्या चीज के ऊपर? भारत के जो लोग थे उनका इतिहास और संस्कृति के ऊपर, ठीक है। इसको कहा जाता है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। Until 1960, Indian scholars, inspired by the idea of nationalism, glorified the histories of their respective religion and of India as such। अब देखिए, 1960 तक जो भारतीय विद्वान थे, उनको उनके मन में देश के प्रति जो राष्ट्रीयता जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी भावना थी, ठीक है। भावना की वजह से वो अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखे। द मेरिट ऑफ एक्सप्लोरिंग द मिथ ऑफ डेपोटिज्म goes to KP जायसवाल 1881 to 1937। अब यहाँ पे KP जायसवाल जी का भी कुछ यहाँ पे काम लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि इनका जन्म 1881 में और मृत्यु 1937 में हुआ था। और लिखा है कि बहुत सारे जो अंग्रेज थे, ठीक है, वो अत्याचारी थे, उनके ऊपर इन्होंने लिखा, ठीक है। जो लिखा है कि अंग्रेज कहते थे कि जो भारतीय शासक थे वो अत्याचारी होते थे, ठीक है, लेकिन सब तो ऐसे नहीं थे। तो यह जो झूठ था, इसको इन्होंने तोड़ा। और अंग्रेज हमारे ऊपर कितना अत्याचार किए हैं ये तो आपको पता ही है, और आगे हम लोग और पढ़ेंगे। He wrote about the existence of Indian republics and self-government in ancient India। वो लिखते हैं कि भारत में, प्राचीन भारत में भी गणतंत्र था और स्वराज्य था, ठीक है, लोगों को तब भी आज़ादी थी। आगे देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस अ न्यू ट्रेंड इन हिस्ट्री राइटिंग टुक ओवर। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन में, इतिहास लिखने में एक नए तरीका आया, नई चीज़ें आने लगी। There was a shift towards the writing of non-political history with greater emphasis on society and economy। अभी तक जो देखा जाता था कि राजनीतिक इतिहास के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद जो लेखन है वो नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री के तरफ गया, ठीक है। ये राजनीतिक इतिहास से हटकर समाज के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर इतिहास लिखा जाने लगा। द वंडर दैट वाज इंडिया was one such pioneering work written by A.L. Bhasham 1914 to 1986। अब बहुत सारे इसमें रचनाएं हुई, तो एक जो रचनाएं थी जिसका नाम था द वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है। भारत जो था वो एक बहुत ही नायाब, वंडरफुल था, ठीक है।
लिखे कौन थे? A.L. भशम, जिनका जन्म 1914 में हुआ और मृत्यु 1986 में. A further shift in evident in D.D. Koshambi's 1907 to 1966 book, An Introduction to the Study of Indian History. अब इसको और आगे बढ़ाया गया, ठीक है. और D.D. कोशाम्बी जी, जिनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1966 में, उनका जो ग्रंथ था वो क्या किताब लिखे थे? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, ये भी हम लोग को काफ़ी स्पष्टीकरण देता है, ठीक है, काफ़ी सबूत मिलता है हम लोग को इससे. हिज ट्रीटमेंट फॉलोज अ सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. अब वो भारत का जो इतिहास था, प्राचीन इतिहास था, उसके ऊपर काफ़ी सारे तथ्य दिए. After him, a large number of historians followed the trend and focused on social, economic and cultural history. इनके बाद बहुत सारे इतिहासकार इस तरह से लिखने लगे, इस पद्धति को पहचाने, और वो लोग सामाजिक, अर्थव्यवस्था, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में भी लिखने लगे. Their main stress was on the means of production and the social and economic relationship among different groups of people. अब इनका जो जो बल था, इनका जो झुकाव था, वो क्या चीज़ पे था कि क्या क्या साधन थे जिससे समाज और आर्थिक संबंध थे अलग अलग समाज में, अलग अलग समुदाय के लोगों में. क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि भारत में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं. भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग जाति के लोग होते हैं. तो ये किस तरह से एक साथ रहते थे, किस तरह से इनमें आर्थिक गतिविधियां होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाने लगा.